वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व की राशि है और काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर में आती है। 8वां घर रहस्य, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन, 8वां घर पाताल। ये लोग इतने रहस्यमय होते हैं कि इनको पूरी तरह जान पाना और समझ पाना शायद ब्रह्मा जी के अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। इनके मन के पाताल में, मन की गहराइयों में उतर के उस सत्य को जान सकना कि इनके मन में क्या चल रहा है, किसी के भी बस की बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इतना सारा प्रेम, इतना सारा सम्मान, इतना सारा अपनापन मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे आपके कमेंट्स आते हैं प्यार भरे, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। जुलाई की बात करें तो काल सर्प योग बन रहा है सभी की कुंडली में, केवल वृश्चिक लग्न की कुंडली में नहीं है। इसको आप आप लग्न से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पहले घर में 8 लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, या कुंडली में आपके चार्ट में जहां 8 लिखा है वहां अगर चंद्रमा है तो आपकी वृश्चिक राशि है। तो लग्न और राशि दोनों पर ये मेरा वीडियो एप्लीकेबल है। तो मैं बात कर रही थी काल सर्प योग की। जब सारे ग्रह यानी बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के बीच आते हैं तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। नाम बड़ा भयंकर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। काल सर्प का अर्थ समझिए। स्वरभानु राक्षस का जब सिर धड़ से अलग कर दिया गया था तो सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु, ये आकाश के 2 नोड्स हैं, है ना, 2 अलग हिस्सों में चला गया और बाकी का हिस्सा खाली है। तो जब बाकी के 7 ग्रह यहां से लेकर के यहां तक माला बनाते हैं, या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड, कहीं भी नॉर्थ में या साउथ में, तो ये जो 2 नोड्स हैं इनके बीच ऊपर या नीचे जहां कहीं बाकी 7 ग्रह आए, उसको हम राहु के सिर और राहु के धड़ के बीच घिरा हुआ मानते हैं। अब इसको बुरा क्यों मानते हैं वो मैं बताती हूँ। भले ही स्वरभानु राक्षस अमृत पीने के बाद देवताओं की श्रेणी में आ गया, राहु और केतु बन गया, लेकिन है तो राक्षस ही। इसीलिए राहु और केतु की जो प्रवृत्ति है वो तामसिक प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। तो क्या होगा कि बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो तामसिक असर में, नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा हमारे दिल पर, दिमाग पर, पर्सनालिटी पर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाने वाला है, बहुत बड़ी कोई समस्या आ जाएगी, नहीं जी। मैं शुरू में ही रेमेडी बतला देती हूँ। जनरली मैं रेमेडीज बाद में बताती हूँ, बताऊंगी बाकी सबकी। इसकी रेमेडी शुरू में ही बतला देती हूँ जो आपको कर लेनी चाहिए ताकि आपके मन में कोई भय, कोई संशय ना रहे। राहु के लिए अपने घर में किसी भी क्रिस्टल बॉल में थोड़ा सा कपूर रखिए। बेडरूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, इनफैक्ट घर के एंट्रेंस पर बहुत अच्छा है। केतु के लिए आटा और चीनी मिलाकर के चींटियों को प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले, जहां चींटियां हैं वहां डाल दीजिए तो वो खा लेंगे। ये राहु और केतु का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा इलाज है, शांति बनी रहेगी। अब बात करें प्रथम भाव की, तो पहले घर का जो स्वामी मंगल है वो आपका बैठा हुआ है बहुत अच्छी स्थिति में 7वें घर में और पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। जब राशि का स्वामी किसी भी जगह बैठकर अपने घर को देखे, इनफैक्ट पूर्ण दृष्टि तो 7वें घर से ही होगी क्योंकि पहला घर लग्न होता है, तो इसको ऐसा समझ लीजिए कोई बच्चा विदेश, पहले बताऊं मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिताजी से सीखी, उन्होंने ही, वही मेरे पिता, वही मेरे गुरु थे। तो वो इसको ऐसा समझाते थे कि जब कोई ग्रह किसी दूसरी जगह बैठकर अपने घर या अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है, उसका मतलब समझो। कोई बच्चा विदेश पैसा कमाने गया, $100 कमाए, 10 अपने पास रखे, 90 अपने घर भेज दिए, कहाँ, जहां की दृष्टि है। तो क्या होगा, 90 घर वालों को मिले, खुद बेचारे ने 10 रखे। इसका मतलब यह है जब कोई ग्रह पूर्ण दृष्टि से अपने घर को या अपनी राशि को देखता है तो जहां बैठता है वहां जैसे फल देगा, उससे 90% फल वहां देगा जहां देखेगा। मंगल
एनर्जी मंगल, शक्ति मंगल, सेनापति मंगल, क्रोध भी है, लेकिन आपका तो राशि स्वामी है। तो क्या होगा कि एनर्जी पूरी रहेगी, आप दौड़-दौड़ कर काम करेंगे। और उसके अलावा शुक्र के घर में बैठा हुआ है मंगल और साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि आपके लग्न पर है और इस समय बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में, जो कि एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा नक्षत्र है। तो क्या होगा कि आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप धैर्यवान रहेंगे, बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे। बृहस्पति विशालता को दिखाता है और आपके भाग्य भाव में बैठा है इस समय। सबसे सुंदर स्थिति इस समय वृश्चिक वालों के लिए ही है, क्योंकि बृहस्पति को नवम भाग्य में भाव में सबसे अच्छा माना जाता है। भाग्य भाव में काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि 9वें घर में आती है, वहां का वो कारक भी है, पूर्ण स्वामी भी है, परमानेंट रेजिडेंट भी है और परमानेंट ओनर भी है। तो जब वहां बैठता है तो धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9 को जोड़ता है, जो कि एक बहुत सुंदर स्थिति। आप धार्मिक हो जाएंगे, आपके व्यवहार में मधुरता आएगी, एक सोच में विशालता आएगी। आप जनता से जुड़ेंगे, बाकी लोगों से जुड़ेंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, बाहर वालों के लिए विशेष रूप से बहुत कुछ करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी। संतान भाव पर, नवम भाव पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, तो बहुत सुंदर स्थिति है। संतान से सुख, जो लोग एजुकेशन के फील्ड में है या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। उनको जहां जो वो कोशिश कर रहे थे उसमें इस समय सफलता मिल जाएगी। तो आपके विचारों में विशालता आएगी। थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जहां बैठता है वहां भी वेट गेन देता है और जहां देखता है वहां भी विशालता देता है। तो विशालता विचारों में भी आएगी, मन में भी आएगी और शरीर में भी आएगी। आपका दायरा बढ़ेगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका यश पद मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा इस समय। और आप कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े काम हाथ में लेंगे और उनको पूर्ण भी करेंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में धनु राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में। भाग्य से दूसरा घर कुटुंब, दूसरा घर धन का संचय, दूसरा घर वाणी और खान पान। भाग्य से कुटुंब में कुछ शुभ काम, भाग्य से धन का संचय। वाणी मधुर हो जाएगी, बहुत ज्ञानी हो जाएगी, लोग इस समय आपकी बात सुनेंगे और उसको मानेंगे भी। खाने में आपको मीठी चीजें इस समय पसंद होंगे। यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, सूर्य और बुध की दृष्टि है। शनि की 10वीं दृष्टि तब जब शनि रेवती में है। रेवती सेलिब्रेशन को दिखाता है, कुटुंब में कोई सेलिब्रेशन, किसी की शादी, किसी का विवाह, कोई मांगलिक कार्य, किसी का जन्म, किसी की नौकरी, कुछ भी अच्छा शुभ काम, मांगलिक काम घर में दिखाता है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर है, क्योंकि लग्न का स्वामी जब दूसरे घर को देखेगा, आप कुटुंब के लिए कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे, कोई बहुत बड़ी मेहनत जो रंग लाएगी। सूर्य और बुध की दृष्टि यहाँ पर जब होगी, तो बृहस्पति मित्र है सूर्य का, मित्र के घर पर सूर्य की दृष्टि, यश पद मान प्रतिष्ठा। सूर्य 8वें घर में बैठकर जब दूसरे घर को देखेगा तो अचानक धन प्राप्ति, ट्रांसफॉर्मेशन इन फैमिली, एक बहुत बड़ा बदलाव परिवार में, जो कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बुध की दृष्टि भी यहाँ पर है, 7 जुलाई से बुध यहाँ पर 8वें घर में और पूर्ण दृष्टि से दूसरे घर को देख रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ मनी विल बी वेरी गुड। बात करें तीसरे घर की, तो मकर राशि, जिसका स्वामी शनि 5वें घर में बैठा है। तीसरा घर पराक्रम है, छोटी यात्राएं हैं, आपकी हॉबीज हैं, फिजिकल एबिलिटीज हैं। तीसरे घर का स्वामी जब 5वें घर में बैठा होता है तो पराक्रम का जो फल होगा वो पूर्व जन्म से मिलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म है 5वां घर। आपकी मेहनत का फल आपके संतान को मिलेगा, संतान है 5वां घर। आपकी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा। जो बच्चे, जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशन के फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि तीसरे घर में की हुई मेहनत का पूर्ण फल 5वें घर में मिलेगा, जहाँ शनि बैठा हुआ है रेवती में, और रेवती सेलिब्रेशन को दिखाता है। मेरे पिताजी कहते थे कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसके अनुसार अपना आचार व्यवहार बदल लेता है। आप साधु के घर जाएंगे तो साधु जैसा व्यवहार करेंगे, डाकू के घर जाएंगे तो डाकू जैसा व्यवहार करेंगे, है ना। साधु के घर में सूखी रोटी अगर आपको कंदमूल फल के साथ मिल जाए तो बड़े प्रसन्न होकर के आप खा लेंगे। लेकिन किसी बहुत अमीर दोस्त के घर आप जाएं या किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर जाएं तो आप उम्मीद करेंगे 56 भोग की। बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किसी ग्रह का होता है जब वो जैसे नक्षत्र में बैठता है। शनि एक क्रूर ग्रह, ठंडा ग्रह, कठोर ग्रह, न्याय का देवता, सबसे प्रैक्टिकल ग्रह।
सूर्य से सबसे दूर, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल, तभी तो न्याय दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, जीवन का अनुभव किसी को है, तो वो शनि को है, इसीलिए उसको न्याय का देवता बनाया गया। वो जब बैठेगा रेवती में, अब रेवती सेलिब्रेशन, शनि बूढ़ा, प्रैक्टिकल, खड़ूस, ठंडा, क्रूर, रेवती सेलिब्रेशन, उमंग, तरंग, खुशियाँ, दोनों की प्रकृति अलग है। अब शनि की ये मजबूरी है, क्योंकि रेवती के घर में बैठे, तो भाई रेवती जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो इसे में बूढ़े बाबा डांस करने की स्थिति में आ जाएंगे शनिदेव। क्यों? क्योंकि रेवती के अनुसार उनको आचार व्यवहार बदलना पड़ेगा। तो ऐसा मान लीजिए कि जब घर का कोई बूढ़ा जब बच्चों की खुशी में खुश हो करके उनके रंग में रंग जाता है, वो स्थिति होगी इस समय शनि की। मेरे पिताजी कहते थे कि तुमने सरल भाषा में अगर ज्योतिष को घर घर पहुंचा दिया ना, उसी दिन अपनी शिष्या मानूंगा, तब तक शिष्या मानूंगा नहीं। वो तो स्वर्ग में है, मैं पृथ्वी पर हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ग्रह, नक्षत्र, उनकी रचना, उनका व्यवहार, उनके आपसी संबंध, उनका तालमेल, उसको सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाऊं। लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरा प्रयास है वो सफल हो रहा है। तो आप में से जो लोग जिज्ञासु हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, वो सीखिए। इस समय शनि रेवती में एक प्रैक्टिकल ग्रह, ठंडा ग्रह, क्रूर ग्रह सेलिब्रेशन के मोड में आ जाएगा। तो क्या होगा, तीसरे घर का इस समय स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है और पांचवें घर में बैठे हैं, तो तीसरे घर के और चौथे घर के फल इस समय आपको रेवती के अनुसार मिलेंगे। रेवती नक्षत्र किसी कार्य के कंप्लीशन पर होने वाले सेलिब्रेशन को दिखाता है, किसी कार्य के कंप्लीशन को दिखाता है। शनि आखिरी ग्रह, मीन आखिरी राशि और रेवती आखिरी नक्षत्र। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि, आखिरी नक्षत्र में किन घरों का स्वामी है? तीसरे और चौथे का। तीसरा घर पराक्रम, आपकी मेहनत से जो काम बहुत लंबे समय से चल रहा था उसका कंप्लीशन दिखा रहा है, कंप्लीशन पर सेलिब्रेशन दिखा रहा है। पांचवा घर के जो कारक तत्व हैं, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, जीवन का पूर्ण उत्थान। इन फील्ड्स में जो भी काम आप कर रहे थे उसका एक कंप्लीशन, किसी प्रेम प्रसंग को विवाह में परिणित होना, एजुकेशन के फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े अचीवमेंट्स, अब फाइनली आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। जीवन के पूर्ण उत्थान के लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई काम जो आपने शुरू किया था वो कंप्लीशन पर आएगा, जो सेलिब्रेशन को देगा। चौथा घर मातृभूमि, माता, भूमि, भवन और वाहन और काल पुरुष का हृदय। कोई ऐसे काम का कंप्लीशन माता के जीवन में, मातृभूमि पर, भूमि, भवन, वाहन के खरीद बेच को लेकर, या जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं या माइनिंग में हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि उनके लिए भी किसी ऐसे काम का कंप्लीशन होगा जो कि हृदय में सुख, खुशी, शांति, माता को हृदय खुशी से परिपूर्ण, ऐसी कोई स्थिति। तो तीसरे घर को भी मैंने डिस्कस कर दिया, चौथे को भी और पांचवें को भी डिस्कस किया है, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीसरे चौथे का स्वामी क्योंकि पांचवें बन में बैठा हुआ है, तो तीसरे और चौथे घर का संबंध इस समय पांचवें घर से बन रहा है, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बृहस्पति की नवम दृष्टि है पांचवें घर पर। पांचवा घर इस समय बहुत रिच है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं, प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा है। आपके संतान के जीवन में कोई शुभ कार्य है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, या जो लोग संतान प्राप्ति चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत सारे लेडीज कंसीव करेंगे इस समय। सेलिब्रेशन का माहौल होगा कुटुंब में, संतान के जीवन में, हमारे प्रेम प्रसंगों में, या जो भी प्रोजेक्ट या काम हम जीवन के पूर्ण उत्थान के लिए कर रहे थे उसमें। बात करें छठे घर की, तो छठे घर का मंगल स्वामी होकर के आपके सातवें घर में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल यानी उनका राशि स्वामी पहले और छठे घर का स्वामी होता है। छठे घर रोग, ऋण और शत्रु। सातवां घर हमारा वैवाहिक जीवन। सातवें घर में जब मंगल बैठेगा तो आपका लाइफ पार्टनर, सातवां घर तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस और बिजनेस पार्टनर। तो इस समय आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस और आपका बिजनेस पार्टनर रोग, ऋण और शत्रु का नाश करेंगे, पहली बात। दूसरा बात, छठा घर सेवा को दिखाता है, कॉम्पिटिशन्स को दिखाता है। जब छठे घर का स्वामी सातवें घर में बैठा होगा, कॉम्पिटिशन्स में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस समय।
लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा या किसी मित्र का सहयोग मिलेगा जो आपको उसमें सफलता दिलाएगा, नौकरी में सफलता दिलाएगा। मार्गी और उदित है इस समय मंगल, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा डिले होगा रिजल्ट्स में, थोड़ा सा डिले होगा। शनि की तीसरी दृष्टि कठोर दृष्टि होती है, तो थोड़ा डिले करता है या ऑब्स्टिकल्स आती है, लेकिन उसके बाद सक्सेस मिलेगी। बात करें सातवें घर की, तो अगर हम सातवें घर को डिस्कस करें, मंगल का यहाँ होना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में, बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मंगल तेजी को और क्रोध को प्रदर्शित करता है, दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि एक चीज के लिए अच्छा है, मेरे पिताजी कहते थे कि हर प्लेनेट का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, ना हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को छोड़ सकते, ना नेगेटिव को। मंगल स्पीड है, मंगल एनर्जी है, मंगल तेजी है, मंगल कर्म है, मंगल भागदौड़ है। मंगल ही तो वो है जो चीजों को शुभ कार्य की तरफ लेके जाता है। हमारी जो एफर्ट्स है, हमारी जो एनर्जी है, वो मंगल ही तो है। तो उनका कहना था कि मंगल जब पहले घर में या सातवें घर में होगा तो क्या होगा, स्पीड देगा चीजों को। आप दौड़ दौड़ करके काम करेंगे, एनर्जी रहेगी, चीजें आगे बढ़ेंगी और तेजी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल बहुत स्पीड है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मंगल क्रोध भी है। मंगल जिस घर में बैठेगा उसमें फाइटिंग मोड में ले आता है। क्या करे, सेनापति है बेचारा, तो उसके पास तो सेनापति को रखा किस लिए है, युद्ध के लिए ही रखा है ना। तो क्या होगा कि हम जो चीजें शांति से सुलझ सकती है ना, कभी कभी उनको भी युद्ध की तरफ लेके चले जाते हैं। उससे बचिएगा। देखिए, पिताजी कहते थे एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है, ये डराने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि अगर भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उनमें कुछ थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा अशुभ, थोड़ा सा कुछ गलत गड़बड़ होने वाला है, तो उसके पे इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर हम कहते हैं सब कुछ भाग्य के भरोसे है, तो ये गलत है। फिर बुद्धि किस लिए है, फिर कर्म किस लिए है, फिर इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस किस लिए है, या फिर एस्ट्रोलॉजी ही किस लिए है। ये इसीलिए है ना कि हम समय से पहले चीजों को जाने, और अगर किसी चीज को अवॉइड कर सकते तो उसको अवॉइड करें। ये है एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो ऐसे में अगर हम कोशिश करेंगे तो जो चीजें शांति से, प्रेम से हो सकती हैं, जिनको हम बिना युद्ध की स्थिति लाए आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में, उनको शांति से, प्रेम से और सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। बात करें आपके आठवें घर की, तो आठवें घर में सूर्य है 16 तारीख तक, बुध यहाँ वक्री और अस्त है 7 जुलाई से 21 तारीख तक। इनफैक्ट बुध इस समय पहले आपके 9वें घर में आएंगे और वहां से उल्टे चलते हुए आपके 8वें घर में आएंगे। राहु की यहाँ 5वीं दृष्टि है। सबसे पहले अस्त ग्रह को समझिए। बुध अस्त है सूर्य से। जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत करीब चला जाता है तो सूर्य से अस्त हो जाता है। सूर्य की आभा, उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी लाइट, उसकी एनर्जी उस ग्रह को अपनी लाइट में, अपने प्रकाश में, अपने एनर्जी में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्या होता है कि वो जो ग्रह है ना, सूर्य के हृदय में बस जाता है। पाराशर ऋषि कहते हैं जब कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो सूर्य उसको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। बुध राजकुमार है, सूर्य राजा है। राजकुमार की पावर्स राजा के पास पहुंच गई। अब राजकुमार के हिस्से के डिपार्टमेंट के जो भी डिसीजन मेकिंग है वो राजा करेगा, यानी सूर्य करेगा। आपके जीवन के बहुत सारे निर्णय इस समय कुछ बड़े लोग लेंगे। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप पिता रूप मानते हैं वो हो सकता है। ठीक है। तो क्या होगा कि आप सोचिए, एक 15 साल के बच्चे, क्योंकि बुध राजकुमार ग्रह है तो मैंने उसको उतना ही छोटा माना है, उतना ही है। एक 15 साल के बच्चे के जीवन के निर्णय अगर कोई 60 साल का इंसान लेगा तो उसके पास नॉलेज है, मेच्योरिटी है, दूरदर्शिता है, वो डिसीजंस डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। तो बुध का सूर्य से अस्त होना बुरा नहीं है। मुझे किसी ने लास्ट सेशन में पूछा था कि आपने बुध के अच्छे परिणाम बताए, वो तो अस्त होगा। हाँ, बिल्कुल अस्त होगा, लेकिन परिणाम डेफिनेटली अच्छे होंगे। हाँ, एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रह सकता है कि अरे पिताजी या माताजी मेरे बिहाफ पर डिसीजन क्यों कर रहे हैं, मेरी लाइफ मैं करूंगा ना डिसीजन। वो एक फ्रस्ट्रेशन जरूर बना रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि घर के बुजुर्ग जब आपके बिहाफ पर आपके निर्णय लेंगे तो वो अच्छे ही होंगे। उनके पास जिंदगी का अनुभव, जिंदगी की समझ आपसे ज्यादा है। तो 8वां घर हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिसका निर्णय कोई बड़ा लेगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। सूर्य 16 तारीख तक जब
यहाँ रहेंगे तो पराशर ऋषि हालांकि ऐसा कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन मेरे पिता की और मेरी रिसर्च ऐसा नहीं मानती। मैंने आज तक काउंटलेस हॉरोस्कोप देखी और कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी एक भी हॉरोस्कोप में कि सूर्य 8वें घर में हो और पिता की स्थिति अच्छी हो या पिता के साथ संबंध अच्छे हो या सरकार से बहुत सारा लाभ हो, नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बहुत, देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोफिजिक्स, ये एक वैज्ञानिक विषय है जिसका कि ट्रूली स्पीकिंग अगर हम वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप इसको इस तरह समझिए, सूर्य आग का गोला, पाताल ठंडा पानी। आग का गोला जब ठंडे पानी में जाएगा तो ठंडे पानी को तो प्रकाशित भी करेगा, गर्म भी करेगा, वो सच है, पर अपनी एनर्जी भी तो लूज करेगा ना। ये हो ही नहीं सकता है कि ना करे। इसलिए जब सूर्य 8वें घर में आएगा तो पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पिता से संबंधों का ख्याल रखिएगा, अपने ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा सरकार से होने वाले बेनिफिट्स इस समय ट्रूली स्पीकिंग नहीं मिलेंगे जब तक सूर्य अष्टम भाव में रहेगा। जब 9वें भाव में आ जाएगा 16 जुलाई से, तब चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन 16 जुलाई तक इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आप लोग बोलते हैं मैडम आप अच्छा अच्छा बताती हैं, नेगेटिव तो बताती नहीं। देखिए, मैं कहीं कुछ भी अगर ध्यान रखने वाली चीज़ें बताती ज़रूर हूँ, बहुत भयंकर रूप से ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो नहीं कहती हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वैसा कुछ होता भी नहीं है ना। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। वही मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी रेमेडियल साइंस है। सूर्य अगर 8वें में है तो थोड़ा सा पिताजी का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर खास तौर से, सरकार से रिलेटेड कोई मसले अगर इस समय चल रहे हैं तो पंगा मत लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। 16 जुलाई के बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर हो जाएंगी जब भाग्य भाव में सूर्य बृहस्पति के साथ आ जाएगा। वैसे भी कर्क राशि में चंद्रमा तो उसका मित्र है, बृहस्पति भी मित्र है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव इस समय बहुत रिच है। मैं पहले हफ्ते की बात करूं जब बृहस्पति, शुक्र और बुध वहां होंगे। सूर्य तो 16 जुलाई से आएगा, उसकी बात बाद में करूंगी। बृहस्पति को भी बाद में डिस्कस करूंगी। शुरू में पहले जब बुध और शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, वो बहुत 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 सुंदर स्थिति है। पहले हफ्ते में जुलाई के कोई बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट भाग्य से होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट। लिखिएगा जरूर, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है भाग्य भाव में, वो भी पूर्णता, वैवाहिक जीवन में, संतान के साथ, या आपके मेहनत का कोई ऐसा फल जिसके लिए आप बहुत समय से परेशान थे, मिल नहीं रहा था, वो इस समय मिलेगा। बाद का महीना भी अच्छा रहेगा। बाद में जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे तब भी, और बृहस्पति हैं, मार्गी हैं, उच्च हैं, उदित हैं, अतिचारी हैं और पुष्य नक्षत्र में। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, नवा घर धनु राशि का है। बृहस्पति यहाँ के अधिकारी भी हैं, कारक भी हैं, परमानेंट होम में भी हैं, उसके साथ साथ कर्क राशि में उच्च के होते हैं। 26 जून से लेकर के 1 जुलाई तक का जो समय है, उस समय पुष्य में 5 डिग्री पर होंगे। 5 डिग्री पर एक्सट्रीमली एग्जॉल्टेड, अति उच्च, अति उच्च। ये समय ऐसा है जो बेस्ट पीरियड होगा। भाग्य इतना जबरदस्त साथ देगा जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, उम्मीद भी नहीं की होगी। उसके बाद भी उच्च रहेंगे कर्क में, लेकिन 26 से 1 का जो समय है, इस समय अति उच्च स्थिति में होंगे। इनफैक्ट इस समय में लोग साधना, तप, तपस्या, ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। यंत्रों की सिद्धि, मंत्रों की सिद्धि, तंत्रों की सिद्धि इस समय की जाती है। बृहस्पति जब यहाँ रहेंगे तो भाग्य विशेष विशेष साथ देगा। वह खासतौर से जब सूर्य 16 जुलाई से यहाँ आ जाएंगे, सरकार से लाभ, पिता से लाभ, बॉस से लाभ, वर्क प्लेस पर लाभ, क्योंकि वर्क प्लेस का स्वामी है या 10वें स्थान का स्वामी है सूर्य। जब भाग्य भाव में आ जाएगा तो कर्म स्थान पर भाग्य का सपोर्ट, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके कर्म स्थान पर आपको ये देगा। उसके अलावा बृहस्पति यहाँ रहकर धर्म त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं 1, 5 और 9 को जोड़ रहे हैं। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, गुरुओं की शरण में रहेंगे और धर्म के अनुरूप रह करके ही आप ऐसे कर्म करेंगे जिससे भाग्य विशेष 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 साथ देगा। इनफैक्ट ये समय ऐसा है कि जो लोग सिद्धि में, पूजा में, पाठ में, तप में, जप में हैं, वो विशेष सिद्धियां प्राप्त करेंगे इस समय। बात करें 10वें घर की, तो
अच्छा, शुक्र यहाँ पर 1 से 4 तक जब तक है तब तक अश्लेषा में है, बाद में 5वें घर में जब आएँगे 4 जुलाई से शुक्र 5वें घर में आ जाएँगे और केतु यहाँ मघा में है। तो शुक्र भी उस समय मघा में ही पहुँच जाएँगे। मघा के स्वामी केतु जो शुक्र के मित्र हैं। केतु और शुक्र दोनों मित्र इस समय दशम भाव में बैठे हैं। हालाँकि घर शत्रु का है। केतु का भी शत्रु है सिंह का स्वामी सूर्य और शुक्र का भी शत्रु है सूर्य। लेकिन उसके बावजूद जिस नक्षत्र में है ये, वो नक्षत्र बहुत अच्छा है, मघा पितृ कृपा को दिखाता है। तो पितृ कृपा से आपके वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़े-बड़े काम, बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स इस समय आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र जब दशम भाव में आएगा तो पूर्ण दृष्टि से चौथे घर को देखेगा। शुक्र अकेला ऐसा ग्रह है जिसके पास मृत संजीवनी दृष्टि है। और मेरे पिताजी कहते थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई ग्रह जिस घर में बैठता है उससे 100 गुने फल वहां देता है जहां वो देखता है, जहां उसकी दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि जब चौथे घर पर होगी, चौथा घर सुख भाव, माता, भूमि, भवन, वाहन, और है कहाँ? मघा में। तो पितृ कृपा से आप कोई बहुत बड़ा काम अपने पेरेंटल प्लेस पर कर पाएंगे, बहुत बड़ा घर, भूमि, भवन, वाहन का खरीद पाएंगे, उसको क्रय कर पाएंगे। माता के जीवन में सुख आएगा। उसके अलावा ये एक ऐसा समय होगा जब हृदय में सुख, क्योंकि आपका जो नन्हा सा हृदय ना वो चौथा घर ही है। काल पुरुष का हृदय भी यही है और आपका हृदय भी यही है। तो कुछ ऐसा जिससे हृदय में सुख और शांति होगी, वो आपको 4 जुलाई के बाद जब शुक्र दशम भाव में आ जाएगा उसकी प्राप्ति होगी। 11वें घर की बात करें तो कन्या राशि जिसका स्वामी बुध पहले भाग्य भाव में है, बाद में 8वें घर में सूर्य के साथ है, दोनों जगह अच्छी स्थिति में। 11वां घर लाभ और इच्छा पूर्ति, बुध बुद्धि, बुध ज्ञान, बुध रिसर्च, बुध सॉफ्टवेयर, बुध बैंकिंग, बुध ऑडिट और बुध बनिया। तो बनिए जी जो है ना, ये क्या करेंगे अभी जब 9वें भाव में होंगे तब भी और जब 10वें भाव में होंगे तब भी। बुद्धि से भाग्योदय, बुद्धि से ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके लाभ और इच्छा पूर्ति का कारण बनेगा। इससे में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी बुद्धि में। सूर्य का प्रकाश मिलेगा उसको, कहाँ? 8वें घर में। मेरे पिताजी कहते थे 8वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाताल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ह्यूमन लाइफ का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। देखिए मैंने कहा, मैं हमेशा कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोफिजिक्स, इट्स सिंपली साइंस, नथिंग एल्स। 8वां घर पाताल, पाताल से जिस जल को समुद्र उठा से सूर्य जिस जल को उठा लेता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, पहले भाप, फिर बादल, बरसात, उसके बाद बर्फ, फिर जल और फिर वापस समुद्र में। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए 8वें घर को हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। तो जब बुद्धि यानी बुध 8वें घर में होगा तो क्या होगा? बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन, एक थॉट प्रोसेस चेंज होगा आपके जीवन में। ये समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े थॉट प्रोसेस के चेंज को लेकर के आएगा। और ये जो थॉट प्रोसेस का चेंज है ना, ये ही लाभ और इच्छा पूर्ति का कारण बनेगा कोई बहुत बड़ा लाभ आपको अपने विचारों में बदलाव लाकर, या किसी रिसर्च को करके, या किसी ज्ञान को प्राप्त करके। क्योंकि 8वां घर अदृश्य ज्ञान, अदृश्य धन जो दिख नहीं रहा है, जो पर्दे के पीछे है, उसको दिखाता है। बात करें 12वें घर की तो 12वें घर में तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र दशम भाव में मघा में बैठा। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। सबसे पहले तो मैं बतला दूं, 12वें घर में शुक्र के अलावा किसी और ग्रह को अच्छा मानते भी नहीं है। और शुक्र 12वें घर में अच्छा क्यों है उसका कारण बतला देती हूँ। 12वां घर खर्चा है, व्यय है, एग्जिट है। शुक्र प्रेम है, प्रेम पर जो खर्च करेंगे, आपने अपनी संतान के लिए कुछ खर्च किया, कितनी शांति मिलती है ना। जो मुझे नहीं मिल पाया वो मैंने अपनी संतान को दिया। आपने अपनी पत्नी पर या अपने पति पर खर्च किया, उन्हें जो खुशी मिली उससे आपको जो यहाँ खुशी मिली उसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए 12वां घर शैया सुख है, 12वां घर खर्चा है। तो जो खर्च हम आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं वो खर्च तो करने जैसा है ना। जब 12वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा होगा, वो भी केतु के साथ मघा में, तो क्या होगा कि 10वां घर कर्म स्थान, केतु मोक्ष। जब हम कुछ भी कर्म करेंगे दशम स्थान पर वो मोक्ष का कारण बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, पितृ कृपा से 12वां घर विदेश है, विदेश से रिलेटेड कुछ कामों में सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोग, अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल, इस सब को दिखाता है 12वां घर। इनसे रिलेटेड कोर्ट कचहरी को दिखाता है। इन सबसे रिलेटेड लाभ आपको पितृ कृपा से इस समय मिलेगा।
ये है मेरा एनालिसिस वृश्चिक राशि के लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब तक केतु आपके दशम भाव में बैठा हुआ है, चींटियों को आटा तो दीजिए ही दीजिए। उसके अलावा हनुमान चालीसा आपको हमेशा करना चाहिए। आपके लग्न का स्वामी है मंगल, और हनुमान चालीसा मंगल और शनि दोनों को साथ देता है। शनि 5वें घर में शनि, अभी मेरा एक डिस्कशन, इसके पहले मैं हॉरोस्कोप रीडिंग कर रही थी, तो वो पूछ रहे थे मैडम शनि तो बहुत खराब ग्रह है, अब मेरा आएगा तो क्या होगा? मैंने उन्हें कहा नहीं जी, ऐसा नहीं है, शनि खराब ग्रह नहीं है, शनि कर्मफल दाता है। आपके 5वें घर में बैठे वृश्चिक वालों की बात कर रही हूँ। 5वां घर विद्या बुद्धि संतान है, प्रेम प्रसंग है। शनि न्याय करता है, और न्याय थोड़ा सा शनि का कठोर होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना? तो हनुमान चालीसा कीजिए, शनिदेव कृपा करेंगे। उसके अलावा बृहस्पति आपके भाग्य भाव में है। केले के पेड़ को हल्दी डालकर जल दीजिए। भाग्य जिस स्पीड से काम कर रहा है उससे 100 गुना स्पीड से काम करेगा। ये रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकेंगे, निजात पा सकेंगे कष्ट से। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाती हूँ। मेरा वीडियो आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, आप पर एप्लीकेबल है, नहीं है, जो भी है, लिखिए ज़रूर। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत विशाल समुद्र है, इसको पूरी तरह जानने और पढ़ने के लिए तो 10 जन्म भी कम है। एक जन्म में कोई इसका पूर्ण ज्ञाता नहीं बन सकता, कम से कम मैं तो नहीं हूँ। जबकि मैंने बचपन से एस्ट्रोलॉजी सीखी, 10 साल की उम्र तक तो मेरे पिता ने मुझे पाराशर कंठस्थ करा दिए थे। आज भी मैं पढ़ती हूँ, और कभी ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ। जो कैलकुलेशंस मुझे आती हैं वो मैं करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। वो कितनी सही, कितनी गलत, इसका निर्णय आपके हाथ। तो बताइए ज़रूर कि मेरी कैलकुलेशंस कितनी सही रही, कितनी गलत रही, ताकि अगला वीडियो बनाते समय मैं इसको, आपके कमेंट्स को एज अ रिसर्च यूज़ कर सकूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी।